मेरे साथ इस घर का हीरो असदुल्ला मौजूद है। ये वो असदुल्ला है जिसके हवाले से हमने 2-2.5 माह पहले आपके सामने मामला रखा था। और मैं हीरो क्यों कह रहा हूं कि इस बच्चे के जाने से इस घर में तारीकी हो गई थी, इस खानदान में तारीकी हो गई थी। और फिर मालिक इसको जब वापस लाया है तो रोशनियां साथ लेकर आया। और शुक्र अल्लाह का ये है कि वो अपने नैन परान सलामती के साथ वापस आए हैं। उसका ईमान सलामत है, उसके नैन परान सलामत है। बहुत बहुत मुबारक हो असद। ये माँ और बाप आपके दाएं बाएं, बुढ़ापा, और बुढ़ापे में एक जानिब जहां इनको आपसे ये तवक्को बंदी थी कि असद अब हमारा सहारा बनेगा, इनको 4-4.5 माह सिर्फ तारीकी इनके सर पे मंडलाती रही है। बाहर जाना कैसे हुआ और कहाँ गए थे? बाहर जाना ऐसे हुआ था कि मुझे ना थाईलैंड के लिए जॉब्स की ऑफ़र आ रही थी। मैं दुबई के लिए भी देख रहा था और थाईलैंड के लिए भी देख रहा था। कहाँ से देख रहे थे? मैं टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बने हुए थे जहाँ पे जॉब्स आती थी। वहाँ पे थाईलैंड के हवाले से जॉब्स थी और दुबई के हवाले से जॉब्स थी। जो थाईलैंड की जॉब्स थी उनकी ज़रा सैलरी ज़रा अच्छी थी, हैंडसम अमाउंट पे वो अच्छे पे कर रहे थे। वो और डॉलर्स में वो बता रहे थे कि $1,000, $800, $900 और $1,500 और मे बी मोर। और जो दुबई की थी वो दिरहम में थी कि 1500 दिरहम, 1200 दिरहम, तो ऐसे तो दिरहम के मुताबिक डॉलर ज़्यादा था। तो मैंने प्रेफर किया कि थाईलैंड जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी थाईलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे मैंने समझा कि ये ज़्यादा सेफ़ है कि वहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा मुझे भी वीज़ा मिलना। रब्ता किया? हाँ जी, मैंने रब्ता किया, मैंने इंटरव्यू दिया उनको। क्या सैलरी उन्होंने आपको? उन्होंने मुझे ऑफर की कि $1,500 हम सैलरी देंगे आपको। कॉल सेंटर के लिए? नो कॉल सेंटर के लिए नहीं था। उन्होंने बताया था कि अमेजोन का वेयर हाउस है हमारे पास। अमेजोन के वेयर हाउस के लिए $1,500? $1,500 उन्होंने सैलरी देंगे। $1,500 कितने बनते हैं? 1500 पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपए बनते हैं। 3-3.5 लाख। और आपने तो फर्ज तौर पे सोचा होगा यार 3-3.5 लाख में से अगर मैं $500 भी खर्च कर लूं और $1,000 भी भेजूं तो आई कैन चेंज द गेम। यस। और ये बुरी बात नहीं है किसी भी नौजवान को, ये हक है जी कि वो इस किस्म का ख्वाब देखे। अब आपने जाने का रास्ता कौन सा चुना था? अब मैंने जाने का रास्ता ये चुना था, उन्होंने कहा था कि आपने ना ऐसे करना कि विजिट वीज़ा लेना है, विजिट वीज़ा लेके आपने इधर हमारे पास आ जाना है। जब हम आपको, क्या आपको यहाँ पता नहीं चला कि विजिट वीजे पर अगर बुला रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी 2 नंबर है? नहीं, क्योंकि मैंने ना, कंपनी तो वर्क वीजे पर बुलाती है। वर्क वीजे पे बुलाती है, ये तो मुझे विजिट वीजे। मगर वो कह रहे थे कि हम जैसे आप इधर आ जाएंगे हम आपके पेपर्स वगैरह लेके हम आपको वर्क वीजा दे देंगे 6 मंथ का। समझ नहीं आई कि ये डॉज कर रहे हैं? डॉज का नहीं मुझे पता चला, क्योंकि उन्होंने वो अगली बात बता दी हुई थी कि हम आपको वर्क वीजा देंगे। मैंने पूछा, मैंने कहा हमने सिर्फ। अब आप वहाँ पहुँच गए जी? कितना पैसा लगाया? जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने वीजा वगैरह कितना पैसा लगा? वीजा वगैरह खुद लिया था, टिकट वगैरह उन्होंने करवा के। कितना पैसा लगा इसमें? कोई मेरा और मेरे दोस्त का, क्योंकि हमने दोनों दोस्तों ने एक साथ दिया था वीजा, तो मेरे दोस्त का, मेरा और मेरे दोस्त का मिला के 2.5 लाख लगा था हमारा। बस। अब 2.5 लाख में कोई बंदा थाईलैंड पहुंच जाए और उसको पता चले कि जनाब मैंने वहां जाके काम करना है, और तो फिर वो लुड़ियां डालेगा, भंगड़े डालेगा, वो कहेगा भाई लोशे लोशे मजे हो गए। इट इज अ फैक्ट। वो यही सोचेगा और उन्होंने भी यही सोचा। इवेंचुअली वहां पहुंच गए जी। अब अगवा कैसे हो? जब मैं वहाँ पहुंचा ना एयरपोर्ट से उनके पास मेरी तस्वीर थी इमिग्रेशन वाले बंदे की। इमिग्रेशन वाला बंदा आया, मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ, मैं बल्कि आगे की तरफ चला गया था। तो मैं जब वहाँ से वापस आया ना, मुझे मिल नहीं रहा था बैगेज एरिया कहाँ पे, बैगेज कहाँ से कलेक्ट करने, मुझे नहीं पता था। मैं पहले दफा गया था, जो कन्वेयर बेल्ट होती है जहाँ से लगेज लेते हैं अपना। तो उसने, मैं पीछे को आ रहा था, ठीक है, मैं खो गया था एक साहब कह रहे। मैं वापस आया हूँ, उससे मुझे देखा, दूर से उसने इशारा किया, मुझे बुलाया। मैं जैसे उसके पास गया, उसने मैं एक तस्वीर ली है, तस्वीर लेके मुझे कहा जाके इमिग्रेशन क्लियर करो। मुझे इमिग्रेशन काउंटर पे ले गया वो शख्स, उसने मेरी इमिग्रेशन क्लियर करवाई है। और उसके बाद मुझे कहा है वो आगे जो वहाँ पे लगेज के पास जो अपना लगेज लो। जब मैं वहाँ लगेज के पास गया हूँ, वहाँ पे मैं एक देखा वो स्वीपर वहाँ पे खड़ा हुआ था पहले से, जो वहाँ पे एयरपोर्ट साफ नहीं करते, सफाई करने वाला, वो वहाँ पे मेरे इंतजार में पहले से खड़ा था मेरे लगेज के पास। यानी थाईलैंड में स्वीपर तक और एयरपोर्ट के इमिग्रेशन के लोग तक चाइनीज और बर्मन माफिया के हाथों बिके हुए हैं। इट इज अ थिंग टू पॉन्डर अबाउट जी। उसके बाद जब मैंने उसके साथ मैं लगेज, उसने मेरा कैरी किया, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया मेरे लगेज को। वो मेरे साथ गया सीधा एक गेट पे एयरपोर्ट का। बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल है जी, वो पूरा वीआईपी बन के आया। हाँ जी,
पूरा वैसे जैसे या जैसे वीआईपी का माहौल होता है कि आपके इर्द गिर्द लोग फिर रहे हैं और आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आपको पता कब चला कि मैं तो बर्मा में आ गया हूँ? मुझे असल में जब उन्होंने नदी क्रॉस कराई ना, तब सामने ही एक कैंप बना हुआ था, एक फैक्ट्री टाइप कह लें, एरिया कैंप बना हुआ था, जिन कैंपों में बल्कि मैं रह के वही वाला कैंप वहाँ था। मुझे लगा शायद अच्छा चले, ये मेरा लगता है ये मेरी कंपनी आ गई अब, तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लगा अंदर से क्योंकि वो एक बड़ी सी जगह बनी हुई थी, कमरे थे, काफ़ी ज़्यादा AC लगा हुआ था। मैं लगा शायद ये कैंप है या ये वो जगह है जहाँ पे मुझे ये लाना चाह रहे थे। ये वेयर हाउस है अमेज़न का जहाँ पे मुझे लेके आना चाह रहे थे। आपको पहली दफा टफ टाइम कब मिला? मुझे पहली दफ़ा टफ टाइम तब मिला जब मैंने काम करना शुरू किया, और जब वो काम क्या था? काम स्कैमिंग थी, काम उन्होंने स्कैमिंग करवानी शुरू की। कि आपने वो आईडीज पर लोगों के अकाउंट्स खाली करवाने, जी, किसी को लड़की बन के और हम लड़की बन के बात किया करते थे लोगों से। उन्होंने हमें पहले ट्रेनिंग दी इस चीज़ की पूरी, क्योंकि जब मैं आवाज़ कैसे निकालते? नहीं, आवाज़ नहीं निकालते। उन्होंने एक ट्रेनिंग इसलिए दी, ट्रेनिंग दी स्क्रिप्ट की। उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, सॉफ्टवेयर खुद ही आपकी सॉफ्टवेयर खुद ही निकालता था। नहीं तो वहाँ पे लड़कियाँ जो फिलीपींस से आई हुई थी लड़कियाँ, उन्होंने लड़कियाँ भी बुलाई हुई थी। उन लड़कियों जिनकी आवाज़ थोड़ी अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी स्पीकिंग, उनको उन्होंने एज अ कॉलर मॉडल रखा हुआ था, एज अ कॉल। वो सिर्फ कॉल करती थी क्लाइंट्स को, वो स्पेशल, वो उनसे काम भी लेते थे, और अगर किसी क्लाइंट ने तंग करना है या मैं कॉल करो, हम यकीन दिलाओ कि तुम ही हो, तो फिर वो आप तो मोबाइल, हाँ, हम उनको बुलाते थे कि प्लीज़ मेरे कस्टमर्स को कॉल करो, इसको यकीन दिलाओ कि हम लड़की ही हैं। क्या सजाएं देते थे? सजाएं वो सर वो ये देते थे कि 19 लीटर की जो बोतल है वो कंधे पर रखवा के 2 से 3 से 4 घंटे, या जब तक उनका दिल चाहे वो तब तक रखवा सकते, हत्ता के रखवा के खड़ा करते रहते, कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़े रहना है। और मैंने खुद देखा है, यहाँ तक कि इथोपियंस हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा थे। मैंने खुद देखा है एक लड़के को 4 घंटे तक बोतल उठवाई थी, और उसका ये पीछे से ये जो होता है, ये गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, ये उभर के बाहर आ गया था, ये फूल गया था, जैसे कोई मन का नहीं बन जाता किसी के, जैसे किसी को बीमारी होती है उसकी यहाँ पे चीज़, ये कंधा फूला होता है, ऐसे सर उसके यहाँ पे गर्दन के पीछे वो सूज के सारा मांस इकट्ठा हो गया था और वो फूल गया था। भागने का फैसला कैसे किया? भागने का सर फैसला ऐसा किया था कि सजाएं पिछले 3 से 4 माह से सजाएं डेली ले रहे थे। आपको डेली सर मुझे भी मिली। आपको क्या सजा? मुझे सर मैंने जो आपको बता रहा हूँ, मैंने सारी ली सजाएं। सारी सजाएं मैंने ली। भूखे भी रहे, हलाल हराम वहाँ नहीं, वहाँ पे कोई नहीं थी सर, भी पका, वहाँ भी पकता था, एक ही उन्हीं खानों में वहाँ पे खाना जो पकता था ना, वो पहली बात है हमारे खाने के लिए नहीं था, वो चाइनीज़ फूड था। अब हम एक हलाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लाम ही लोग, हम वो कैसे खा सकते हैं? पहली बात है, तो हमने वो उस खाने से हमने भूखा रहना ज़्यादा बेहतर समझा। जब भाग रहे थे जी, वो बताएं। जब भाग रहे थे तो ज़हन में ये सबसे पहली बात ये थी कि जो हमारे साथ फिलीपाइंस के लोग थे ना, उनका भी बाहर, हर एक का कोई ना किसी का रब्ता था, उनका NGO के साथ रब्ता था। उनकी NGO कहती थी हम अंदर नहीं आ सकते, अगर आप किसी तरह बाहर आ सकते हैं तो बताएं, हम आपके आगे खड़े होकर मदद करेंगे। उनकी NGOs यहाँ तक कहती थी। मगर उन्होंने कहते थे उनके थाई NGOs यहाँ अदर नेशनलिटी USA की भी NGOs थी, और एम्बेसी थी उनकी, फिलीपाइंस की एम्बेसी के साथ भी रब्ता था। वो कहते थे एम्बेसी हम अंदर नहीं आ सकते, हमें आना अलाउ नहीं है, हमें परमिशन नहीं मिल रही अंदर आने की। चाइनीज टेरिटरी बनी हुई है जी। ये गोल्डन ट्रायंगल की बात, ये गोल्डन ट्रायंगल से अंदर से आया। तो उन्होंने कहा आप बाहर आ जाएं उस कैंप से, किसी तरह वहाँ से हम आपको बचा लेंगे, मगर उस कैंप में हम नहीं आ सकते, हत्ता कि हम बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते, आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। जब हम निकल गए, उनकी हदूद से हम निकल गए हैं, उनसे हम लड़ के किसी तरह भाग के निकल आए। मगर जब बॉर्डर के करीब गए ना, तो नहीं, उनके हाथ, यही बात है, उनके हाथ में असला नहीं था, उनके पास सिर्फ स्टिक्स थी और हथकड़ियाँ थी। दूर लड़ाई भी हुई तुम लोग? हमारी लड़ाई हुई सर। हम जब भागे ना तो हमारे सामने ही जो गार्ड खड़े थे ना, कुछ 4-5 जो खड़े थे, उनसे हमें लड़ना पड़ा। और यकीन मैंने खुद एक गार्ड के मैंने सिर पे मैंने खुद एक डंडा मारा। उन्होंने हमला किया? हमने हमला किया, ऐसे हमको हमने हमला, क्योंकि हम उस टाइम भागने वाले थे और उनके हमने ज़हन में नहीं था कि ये हम पे हमला करेंगे, और ना ही उनको ये पता था कि हम भागने वाले हैं। मगर उनको कहीं ना कहीं खदशा हो गया था कि शायद यहाँ पे कुछ होने लगा, क्योंकि काफ़ी लोग 50-60 लोग हम एक कमरे में जमा हो गए थे। वो कमरा भी बहुत बड़ा था, हॉल टाइप था जहाँ पे हम जमा हो सकते। अच्छा, अब वहाँ से भागकर आपने वो नदी अबूर की? नहीं, नदी नहीं अबूर कर पाए हम सर। क्यों? क्योंकि जब हम भागे ना, हम अपने कैंप से तो बाहर निकल आए, मगर हम जो नदी के ऊपर बॉर्डर की आर्मी थी, जिसको DKB आर्मी कहते हैं। DKB आर्मी। अच्छा जी। DKB बर्मन आर्मी है जी, बर्मन आर्मी है सर। ये उसके हवाले उससे उनके हाथों में पकड़े गए और हथकड़ी लगा के काफ़ी, और हमें घसीट के कहते हैं, जैसे घसीट के हमें जेलों तक लेके गया गया और जेलों में डाला गया। जब वहाँ से हम निकले हैं, और अगले ही दिन उन्हीं गार्ड्स ने आके हमें
हमें पायोडीन लगाई, हमें दवाइयाँ दी, हमें पानी दिया, हमारी टेक केयर करनी शुरू कर दी आप कह लें, ठीक है। ठीक एक दिन बाद अब आप गवर्नमेंट की नज़र में आ गए, हाँ पहले आप गवर्नमेंट क्योंकि हम भाग चुके थे और वो हमारा बाहर राब्ता था, हम एनजीओ को पता था, से निकल गए, एनजीओ को पता था, प्रेशर था, हम तो उन पे प्रेशर था, तब उन पे प्रेशर आ चुका था। जब आप थाईलैंड पहुंचे हैं तो थाईलैंड में पाकिस्तानी एम्बेसी जो पाकिस्तान की थाईलैंड में थी, उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया? सर जब हम पहली बात है, जब हम थाईलैंड हमें वो किया जा रहा था, उन्होंने हमें थाईलैंड के हवाले कर रहे थे। डीके भी आर्मी का मैं कहूँगा कि वही हैं जो वहाँ से उस बंदे को निकाल सकते हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने हमें थाईलैंड के हवाले कर दिया तो उन्होंने 3 से 4 दिन में 300 से 350 बंदा इकट्ठा किया और सबसे पहले हम 50 वहाँ पे पहुँचे थे, हम भागने वाले जो थे 50 हम पहुँचे थे। बाद में उन्होंने फिर 200-250 बंदा कहीं किसी और कैंपों से निकाल के ला के हमारे साथ इकट्ठा किया। 3 दिन के 4 दिन के बाद हमें थाईलैंड के हवाले कर दिया। सर जब हम थाईलैंड पहुँचे तो हमें पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। जब हम पुलिस स्टेशन गए ना तो यकीन करें वहाँ पे फिलीपींस और ये इथोपियंस और घाना और पता नहीं कौन कौन सी जो अदर कंट्री हैं जो कह लें थोड़ी लो कंट्री आल्सो, उनके नाम भी पहले लिए गए और उनके एम्बेसीज काफ़ी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स भी वहाँ पे थे, मौजूद थे। मगर हमारा यकीन करें हमारा सेकंड लास्ट नाम पे पाकिस्तानी का नाम लिया गया, सेकंड लास्ट पे। और हम तो सोच रहे हैं, यहाँ तक सोच रहे हैं कि शायद हमारा नाम ही नहीं होगा, शायद उनको पता ही नहीं होगा कि हम भी हैं यहाँ पे बच के आए हैं या नहीं आए, यकीन करें। और हम वहाँ पे एम्बेसी का नुमाइंदा, हम सर कोई भी नहीं था वहाँ पे, सर कोई भी नहीं था। हम वहाँ पे लवारसों की तरह वहाँ बैठे हुए थे, हमें एक कुर्सियों पे बैठा दिया था और लवारसों की तरह हमने अपने फॉर्म सारे खुद फिल किए, हर एक चीज़ खुद फिल की। हत्ता कि वहाँ पे जो एनजीओ वाली थी लड़की, एमी विलर उसका नाम है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत उन एनजीओ की काफ़ी ज़्यादा इनमें हमारे थी नहीं, वो यूएसए की हैं, वो यूएसए बिलोंग करती हैं और यूएसए की एनजीओज़ हैं वो जो जिन्होंने हमारे पीछे वर्क किया सारा कुछ, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी तस्वीरें खींच के, हमारी फाइल्स की तस्वीर खींच के हमारी एम्बेसी को भेजी। थैंक यू वेरी मच बॉय एंड many congratulations to you and your family that you people are together now once again। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, शहबाज तेरी परवाज से जलता है ज़माना, ये मियाँ साहब ने कहा था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। मियाँ साहब आप अब प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप में लोगों के ये हालात हैं, आपके सामने रखे हैं, मेरे लिए तो शर्मिंदगी है। न जाने आप क्या सोचते हैं या आपको क्या सोचने पर मजबूर किया जाता है या कुछ आपको दिखाया भी जाता है, कुछ नहीं भी दिखाया जाता। सरकारी मुलाजिम जो कि तनख्वाहदार तबका है इस रियासत का, इस आवाम की टैक्स मनी से तनख्वाहें लेता है, बदकिस्मती के साथ वो सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। डरने का मकाम है। अल्लाह ताला इनके लिए आफियत का मामला करे और जो लोग अभी भी फंसे हुए, अल्लाह उनके लिए भी राहें कुशादा करे और वो अपनी माओं और अपने वालिदैन, अपनी बहनों के सर पर आकर प्यार दें और बिछड़े मिल सकें। इजाज़त चाहेंगे। सलाम।